हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है एंड जिनका एग्जाम है हिंदी का। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं हम टॉप 55 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हिंदी की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना होगा। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हमारा कि पूर्वापर के संबंध में श्रृंखलाबद्ध और अविच्छिन्न रूप से होते चले आ रहे कार्य को क्या कहते हैं? तो ऐसे कार्य को हम परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हमें कि ज्ञान का उपलब्ध आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो ज्ञान का जो आदि स्रोत माना जाता है ये वेदों को माना जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि आरंभिक काल में ज्ञान और साहित्य की भाषा क्या थी? तो आरंभिक काल में ज्ञान और साहित्य की जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। क्या थी? वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा है कि हिंदी साहित्य और इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम उल्लेखनीय नाम किसका है? तो गार्सादी तासी का है। किसका? गार्सादी तासी का। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 के बारे में, तो इसमें पूछा कि भाषा काव्य संग्रह किसकी ऐतिहासिक रचना है? तो भाषा काव्य संग्रह ये आपकी महेश दत्त की है। किसकी? महेश दत्त की। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है? नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। क्या? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी कृति है? जो हिंदी साहित्य जो आलोचनात्मक इतिहास ये किसकी कृति है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। किसकी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की साहित्य इतिहास से संबंधित कृति का नाम क्या है? तो ये हिंदी साहित्य विमर्श है। क्या? हिंदी साहित्य विमर्श। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किस काल को संधि काल कहा है? तो आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार ने संधि काल कहा है। इसको आदिकाल को। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि अपने काल विभाजन में किसने मध्यकाल में 11 परंपराएं दिखाई? तो डॉक्टर गणपति चंद्र ने दिखाई। कौन सी? डॉक्टर गणपति चंद्र ने 11 परंपराएं दिखाई मध्यकाल में। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें पूछा है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो 650 ईसा पूर्व से लेकर 1350 ईस्वी तक है आपकी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल की समय सीमा। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था आपका वीर गाथा काल। एंड क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को देसी भाषा का काव्य माना है? तो पृथ्वीराज रासो ने आपको देसी भाषा का काव्य काल माना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो इसमें पूछा है किस कृति को रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा की रचना माना है? तो ये माना आपकी विजयपाल त्रासु ने। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने प्रदान की? तो अपभ्रंश की जो पुरानी जो संज्ञा दी थी चंद्रधन ने की थी। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की भाषा को विद्वानों ने क्या नाम दिया? तो ये अवहट नाम दिया है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सिद्धों की संख्या आपकी 84 बताई गई है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, तो इसे पूछा है कि संध्या भाषा किसे माना जाता है? तो संध्या भाषा आपको मागधी अपभ्रंश को माना जाता है। मागधी अपभ्रंश को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, तो इसमें पूछा कि शालिभद्र
सूर्य की कृति कौन सी है? शालिभद्र सूर्य की कृति कौन सी है? ये आपकी भारतेश्वर बाहुबली रास है। क्या? भारतेश्वर बाहुबली रास। एंड क्वेश्चन नंबर 20 पूछा कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से आपको विद्यापति को जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि गद्य पद्य मिश्रित ऐतिहासिक रचना कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित ऐतिहासिक रचना कौन सी है? तो ये कीर्ति पातिका है। क्या? कीर्ति पातिका पता का। एंड क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति जो आपके जो दरबारी कवि थे वो शिव सिंह के थे, दरबारी कवि। एंड क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि लौकिक साहित्य किस देश भाषा में उपलब्ध होता है? तो लौकिक जो साहित्य है ये आपकी डिंगल भाषा में उपलब्ध होता है, जो डिंगल लैंग्वेज होती है। एंड 24 में पूछा कि उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रभावित करने का श्रेय स्वामी रामानंदन के अधिक किसे कहा जाता है? तो ये महाप्रभु को कहा जाता है। इसको महाप्रभु को। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो इसमें पूछे कि वेदांत के अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये शंकराचार्य ने किया। किसने? शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि बल्लवाचार्य ने किस बात को जन्म दिया? तो बल्लवाचार्य ने जो दिया था आपका शुद्ध द्वैतवाद को दिया था, शुद्ध द्वैतवाद को। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो इसने पूछा कि द्वैतवाद को किसने माना तथा दी है? तो ये निम्बक ने दिए। किसने? निम्बक आचार्य ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछा है कि भक्ति काल के कवियों ने ग्रह प्राप्ति को किस बाधक माना है? तो भक्ति काल के कवियों ने ग्रह प्राप्ति को बाधक माना है, वो आपका अहंकार को माना है। दोस्तों अहंकार को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि राम के आदर्श और चरित्र को किसने प्रस्तुत किया है? तो राम के आदर्श और चरित्र को जो प्रस्तुत किया है वो तुलसीदास जी ने किया। किसने किया? तुलसीदास जी ने। एंड क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि विनय पत्रिका में किस रस की प्रधानता है? तो विनय पत्रिका में जो आपकी जो किस रस की वो शांत रस की वो है पत्रिका, विनय पत्रिका। एंड 31 पूछा कि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए। तो भक्ति काल के जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है वो आपका रामचरितमानस है। क्या? रामचरितमानस। एंड 32 में पूछा कि पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई है? तो पद्मावत की जो रचना जो की गई है आपकी अवधी भाषा में की गई है। किसमें? अवधी भाषा में। एंड क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा कि रीति काल को कलाकाल नाम देने वाला कौन है? तो रीति काल को कलाकाल को जो नाम देने वाले हैं वो आपके रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। एंड 34 में पूछा कि रीति काल के शासन में किसका वर्चस्व था? तो रीति काल के शासन में आपका सामंतवाद का वर्चस्व था। एंड 35 में पूछा रीति काल में कौन सी प्रचलित छंद नहीं था? तो इंद्र प्रजा आपका रीति काल में प्रचलित छंद नहीं था। एंड 36 में पूछा भक्तिकालीन कवियों में सर्वप्रथम किस कवि ने नायिका भेद का पुस्तक रचना की है? ये की आपकी नंददास ने। एंड 37 पूछा है कि नायिका भेद पर आधारित नंददास की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये रस मंजूरी है। क्या? रस मंजूरी। एंड 38 में पूछा कि आधुनिक काल को गद्य काल का नाम किसने दिया है? तो आधुनिक काल को जो गद्य काल का नाम दिया ये आचार्य रामचंद्र सूर्य ने दिया। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र सूर्य ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को जो है वो नवीन विकास युग का नाम दिया है। किसने? नवीन विकास युग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। एंड 41 पूछा है कि आधुनिक काल के विभाजन में उसके प्रथम भाग का नाम क्या है? तो वह नई धारा। एंड 42 में पूछा कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह काव्य सूक्ति किसकी है? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। कौन सी? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मौलिक नाटक कौन सा है? तो नील देवी आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है।
एंड क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि सत्यसाई श्रृंगार की रचयिता कौन है, तो ये आपके बिहारी जी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है कि नागरी नीरद पत्रिका के संपादक कौन थे, तो नागरी नीरद पत्रिका के जो संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। एंड 46 में पूछा धूप के धाम किसकी प्रयोगवादी कृति है, तो धूप के धाम किसकी प्रयोगवादी कृति है, ये गिरिजा कुमार माथुर की आपकी है। 47 की बात करें तो जो पूछा है कि प्रारंभ पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, प्रारंभ पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, वो आपका 1963 में हुआ था, 1663 ईस्वी में। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में, तो इसमें पूछा कि नई कविता में किस कविता के होने का भ्रम पैदा होता है, तो प्रयोगवादी कविता का होने का भ्रम पैदा होता है। एंड 49 पूछा कीर्ति काल एवं कीर्तिपति का किसकी रचना है, तो ये विद्यापति की रचिता है कीर्ति कला एंड कीर्तिपति का। एंड 50 में पूछा कि विद्यापति की कुल सर्वमान्य रचनाएं कितनी है, तो आपकी विद्यापति की कुल सर्वमान्य रचनाएं आपकी 11 हैं। एंड 51 पूछा है कि अभट्ट भाषा में रचित विद्यापति की रचनाओं की संख्या कितनी है, अभट्ट भाषा में 2 है। नाथों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या आपकी 2 है। एंड 53 पूछा कनपटा योगी किसे कहा जाता है, तो कनपटा योगी जो कहा जाता है ये सभी नाथों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा कि दुष्यंत के अनुसार उनकी गजल का मकसद क्या है, तो दुष्यंत के अनुसार जो गजल की मकसद है वो वर्तमान सूरत को बदलना था। एंड क्वेश्चन नंबर 55 ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिसमें पूछा साय में धूप का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1975 है। आई होप ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो BA फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर वाले, तो इसी में से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो। एंड कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो बनाऊं। एंड इस वीडियो को अपने जो स्टूडेंट हैं, मतलब आपके जो रिलेटेड फ्रेंड हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, इस वीडियो को उनके साथ जरूर करें शेयर इस लिंक को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6398304022 पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, मैसेज व्हाट्सअप करके। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो रिलेटेड, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।